गुप्त अंधेरी रात थी। चारों तरफ एक सन्नाटा पसरा हुआ था। बस रह रहकर कुछ कीड़ों की आवाज आ रही थी। उसी अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर खड़े ट्रक से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी, पर यह रोशनी इतनी हल्की थी कि थोड़ी दूरी के बाद दिखाई नहीं देती थी। उस सुनसान सी सड़क पर खड़े उस ट्रक में दो आदमियों के इरादे इतने बुरे हो गए थे कि वो इंसानियत और भगवान के डर को भूल गए। कई बार सोचने वाली बात होती है कि इस कदर का हैवान ये इंसान बनता जा रहा है, जो अपने चंद पल की खुशियों के लिए किसी को भी रौंद देता है और उसे जीवन भर का ट्रॉमा दे देता है। ऐसा ट्रॉमा जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं पाता। रामू ने प्रिया को बेहोश कर दिया था और सत्यपाल के साथ मिलकर उसे पिछली सीट पर लिटा दिया था। रामू आगे वाली सीट पर बैठ गया और सत्यपाल अपने कपड़े उतारने लगा। पर जैसे ही सत्यपाल ने प्रिया का पल्लू हटाया, कौवों की आवाज आने लगी। आसपास के पेड़ों पर ढेर सारे कौवे आकर बैठ गए। रामू को यह चीज अजीब लगी। उसने बाहर देखा तो आसमान साफ था और चांद पूरा दिखाई दे रहा था। उसने घड़ी में देखा तो 12 बज गए और जैसे ही 12 बजे बेहोश प्रिया की आंख एकदम से खुली। और साला रामू, तूने इसे बेहोश नहीं किया था? ये तो उठ गई। सतपाल इतना बोल के हटा ही था कि प्रिया ने सतपाल के मुंह में हाथ डाल दिया और उसकी जीभ को खींचने लग गई। उसका रूप बदलने लगा। उसके वो सुंदर हाथ जिस पर लाल कलर की नेल पॉलिश थी, वो अब काले में बदल गए। सुंदर काले बाल अब लंबे और घने हो गए। आंखें काजल से सजी पूरी काली हो गई। सतपाल की जीभ को नोच वो बाहर फेंकती है, जिसे कौवा पकड़कर पेड़ पर खाने लग जाता है। बाकी कौवे भी उसके पास आकर उस जीभ के हिस्से के लिए लड़ने लग जाते हैं। सतपाल डर कर अगली सीट पर आया। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, एक हाथ सतपाल के सीने से आर पर हो गया और सतपाल के मुंह से खून निकलने लग जाता है और यह सारा खून डैशबोर्ड पर गिरता है। सतपाल मर गया। रामू तुरंत ट्रक से उतरता है और वहां से भागने लग जाता है। पर जैसे ही वो 6-7 कदम आगे पहुंचा कि उसके पैरों को प्रिया ने पकड़ा, या कहे चुड़ैलों की रानी ने पकड़ा और खींचा, जिससे वो नीचे गिर गया। वो जोर जोर से हंसने लगी। रामू हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, पर वो किसी की नहीं सुनती। अंधेरी काली रात में एक चीख गूंज कर रह जाती है और इसे सुनने वाला कोई भी नहीं होता, सिवाय उन कौवों के जो वहां पर मंडरा रहे थे। अगले दिन की सुबह हुई। खिमोरा गांव का रहने वाला एक दोधी, यानी कि दूध देने वाला, सुबह सुबह अपने भैंसों से दूध निकालकर कंटेनर में डालता है और शहर में बेचने के लिए निकल। वो बाइक से जा रहा था, पर जैसे अपने गांव से बाहर निकला और मोड़ पर पहुंचा, उसके होश उड़ गए। एकदम से उसने बाइक रोकी और उसे उल्टी हुई। उसने चिल्ला चिल्लाकर गांव वालों को बुलाया और फिर पुलिस आई। अब तक इस केस में इतनी सारी पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी थी कि अब कोई स्टेट केस नहीं रहा था। बगल के थाने से इंस्पेक्टर नरेंद्र आए और जैसे उन्होंने क्राइम सीन देखा, उनकी आंखें बड़ी हो गई। एक ट्रक था जिसके अंदर एक लाश पड़ी थी, जिसके सीने में बड़ा सा छेद था और जीभ कटी हुई थी और आधी कटी खाई जीभ बाहर पड़ी थी। ट्रक से कुछ मीटर की दूरी पर एक और लाश पड़ी थी, जिसके मुंह को कुचल दिया गया था। शरीर पर जगह जगह कट के निशान थे और पेट को फाड़ा गया था, जिसके अंदर से आंतड़ियां बाहर आ रही थी, जिसे कौवों ने इस कदर नोचा था कि वो पूरी सड़क पर बिखर गई थी। कौवे अभी भी उसे नोच कर खा रहे थे। शु शु हट, ये कौवे तो और हट हट, ये का है? अब तक हम ऐसा कुछ देखे ही नहीं। साले जानवर का काम है कि कोनो इंसान का? रामदीन, हमको उकाई आ रही है भैया, हमसे नहीं हो पाएगा। एक काम करो, एसएसपी साहब को बुलाओ, हम तो हाथ खड़े कर दे रहे हैं। इंस्पेक्टर नरेंद्र ने हाथ खड़े कर दिए और रिपोर्ट
एसएसपी राजेंद्र ठाकुर को भिजवा दी, जिसके बाद एसएसपी आते और क्राइम सीन को देख के बोलते, हालात तो काफ़ी खराब हैं। इंस्पेक्टर नरेंद्र, फॉरेंसिक टीम को कह दो अपने काम पर लग जाए और सब इंस्पेक्टर सेठी, एक भी सबूत पीछे नहीं छूटना चाहिए। कांस्टेबल्स, लोकल लोगों से बात करो, पूछो यहाँ रात को उन्होंने कुछ देखा था या नहीं। तब तक मैं ट्रक में देखता हूँ, कुछ सुराग मिल जाए शायद। एसएसपी इतना बोल ट्रक पर चढ़ते, खूनी खून सीट पर था। पिछली सीट पर कुछ चमकते हुए सितारे गिरे थे, जैसे साड़ियों में होते। दूसरी तरफ रुमाल था और एक शीशी, छोटी सी शीशी जो पूरी खाली थी, उसी रुमाल के पास थी। और उसे पढ़कर एसएसपी को पता चल जाता है कि इसमें बेहोशी की दवाई थी। कुछ कुछ चीज़ें एसएसपी को समझ आने लग गई। ट्रक ड्राइवर के यानी कि सतपाल के शर्ट के ऊपर के 4 बटन खुले हुए थे और जो सीने पर उसका घाव था, वहाँ उसे एक टूटी हुई चूड़ी के कुछ अंश मिले। एसएसपी ट्रक से नीचे उतरता है और आगे आते हुए बोलता है, इनके साथ कोई औरत थी जिसे बेहोश किया गया था। उसके साथ ये दुष्कर्म करने वाले थे, पर उस औरत ने इन्हें मार दिया, जहां तक अभी के लिए मैं समझ पा रहा हूं। इंस्पेक्टर नरेंद्र और सेठी, तुम दोनों एक काम करो। नरेंद्र, तुम जाओ उस दिशा की तरफ जहां से ट्रक आ रही थी और पूछो क्या उन्होंने किसी औरत को देखा जिसके शरीर पर खून लगाओ, क्योंकि इनका खून तो उसके ऊपर लगा होगा। और सेठी, तुम उस दिशा की ओर जाओ जिस तरफ ये ट्रक जा रही थी, और हाँ, ये देखो कि ट्रक जा कहाँ रही थी। वो औरत भी वही जा रही होगी। इससे मैं ये तो पता चलेगा कि वो औरत किस दिशा की ओर गई होगी। तुम दोनों मार्केट्स में घुस घुस कर पूछना और सीसीटीवी जरूर देखना, शायद वो औरत दिख जाए। हालांकि उसने अपने बचावे के लिए किया, पर जिस कदर किया ये मुझे कुछ अजीब लग रहा है। वो दोनों सल्यूट मार वैसे ही करते जैसा एसएसपी ने कहा। इसके बाद एसएसपी डॉक्टर नरेश के पास जाते, जो वहाँ बैठे बॉडीज का मुआयना कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब, क्या लगता है, क्या कह रही है बॉडीज? जिस पर डॉक्टर खड़े हुए और बोले, किसी ने बेरहमी से इनको मारा है, यह तो देखकर ही समझ आ रहा है, पर मारने का तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो, वो सरदार जो ट्रक में है, उसके छाती में छेद है और उसके अंदर टूटी हुई चूड़ियों के अंश है। ये सब ये दर्शा रहा है कि उस औरत ने अपना हाथ उसकी छाती में मारा। अगर साइंटिफिकली देखेंगे तो मुश्किल है, ये कोई लड़की नहीं कर सकती। और दूसरा, जो ये बाहर लाश पड़ी, इसके मुंह को कुचला गया है और शायद ये पत्थर से नहीं किया गया, किसी ऐसी चीज से किया गया कि एक ही वार में काम खत्म। जैसे अगर इस पर वो बार बार वार करती तो कहीं ज़्यादा लगता, कहीं कम लगता। मतलब ये जो तुम देख रहे हो सड़क पे रायता फैला हुआ है, ये ऊपर नीचे रहता, पर इसमें बराबर है, बिल्कुल सपाट। मतलब एक ही वार में काम खत्म। इसका जो पेट फाड़ा गया, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये नाखूनों से फाड़ा गया। मैं क्या कहूँ भाई, अभी के लिए मैं कुछ कंफर्म तुमको नहीं बता रहा, पर एसएसपी मैं तुमको इतना कह रहा हूँ, ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। बाकी तुम समझ जाओ मेरा इशारा क्या है। डॉक्टर इतना बोल चले गए और एसएसपी समझ गए कि उन्हें अब क्या करना है। इतने दिनों से चल रहे क्वीन ऑफ विचेस के केस से वो अनजान नहीं थे। उन्होंने तुरंत कमिश्नर को फ़ोन मिलाया और सारी बात बताई, जिसके बाद कमिश्नर ये फैसला करते हैं कि वो प्रेसिडेंट को कॉल करके ये सारी बात बताएंगे।